Hello friends, welcome back to our channel. Today we discuss about acidity of organic compounds और इस टॉपिक को हम एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी जानते हैं। हम सब जानते हैं एसिड बेस के लिए 3 थ्योरीज दी गई है, या फिर हमने बीएससी लास्ट ईयर में भी पढ़ा है कि एसिड के लिए 3 थ्योरीज आती है। वो 3 थ्योरीज कौन सी है? तो पहली थ्योरी है अरेनियस थ्योरी, दूसरी है ब्लोवरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और तीसरी है लेविस थ्योरी। तो ये 3 थ्योरीज की वाई अरेनियस थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई एसिड के लिए भी और बेस के लिए भी, इसलिए वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद लोवरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आई, पर लोवरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी सिर्फ एसिड के लिए अप्लाई की गई, उसे बेस के लिए रिजेक्ट किया गया। और उसी लिए आई फिर लेविस थ्योरी, और जो लेविस थ्योरी है वो बेस के लिए अप्लाई की गई या फिर बेस के लिए एक्सेप्ट की गई। तो याद रखिए, जब भी हम एसिडिटी की बात करेंगे तो वो लोवरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी यूज करके की जाती है, और जब बेस की बात आती है या फिर बेसिसिटी की बात आती है तो उसके लिए लेविस एसिड बेस थ्योरी अप्लाई की जाती है या फिर यूज की जाती है। तो लोवरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या कहती है? लोवरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी कहते हैं कि एन एसिड इज अ स्पेसीज हैविंग अ टेंडेंसी टू लॉस अ प्रोटॉन। ऐसे स्पेसीज जो टेंडेंसी रखती है, मतलब उसका स्वभाव है या उसका गुण है कि वो अपने जो प्रोटॉन है वो लॉस कर जाती है या फिर लूज कर देती है, छोड़ देती है। तो एक बात याद रखिए, एसिड एज सिंपल एज वो होते हैं जो अपने पास के प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं डिसोसिएशन होने के बाद। तो जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और इजीली कर रहा है उसे हम एसिडिक कंपाउंड कहेंगे या फिर हम उसे एसिड कहेंगे। तो लोवरी ब्रॉन्स्टेड ने बेस को भी डिफाइन करने की कोशिश की थी, पर वो जो बेस के लिए उसने डेफिनेशन दी थी या फिर जिस तरह एक्सप्लेन किया था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर भी हम देखते हैं बेस इज अ स्पेसीज हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। उसने कहा था बेस ऐसी स्पेसीज होती है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं। तो हम तो यहाँ एसिड के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम बेस के लिए यहाँ नहीं देख रहे हैं। तो हमने देखा है कि एसिड की जब बात आती है तो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही फेमस है। तो हमने यहाँ एक रिएक्शन ली है, ये रिएक्शन बीएससी लास्ट ईयर के बुक में भी है, अगर चाहे तो आप बीएससी स्टूडेंट हो तो इसे ज़रूर अच्छे से देखना। अब यहाँ देखिए, हमने सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड किया है और यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एसिड ही है और हमारा जो वाटर है वो बेस की तरह एक्ट कर रहा है। पर उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ नज़र आता है कि ये एसिड 2 और ये बेस 1 से डिनोट किया गया है या फिर मेंशन किया गया है। तो ऐसा क्यों? तो एक बात याद रखिए, H2SO4 जब डिसोसिएट होता है वाटर्स के साथ रिएक्शन करने के बाद, वो जब डिसोसिएट होता है और HSO4 माइनस में कन्वर्ट होता है तो वो बेस की तरह एक्ट करता है, और इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड बेस। इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस। इसे कॉन्जुगेटेड एसिड और इसे कॉन्जुगेटेड बेस। ऐसे क्यों? अब याद रखिए, जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स ले जाएंगे, रिवर्स क्यों ले जाएंगे ये समझने के लिए कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस क्या है। तो इस रिएक्शन को हम जब रिवर्स ले जाएंगे तो यहाँ क्या होगा कि ये फिर से इससे अपना H ले लेगा। अब ये फिर से H एक्सेप्ट करेगा, फिर ये क्या होगा? H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा? HSO4 माइनस से फिर H2SO4 में, और ये जो H2O है वो क्या कर रहा है? H2SO4 से प्रोटॉन ले रहा है, प्रोटॉन ले रहा है, इसीलिए हमने इसे एसिड कहा था। और ये H2O प्रोटॉन लेके H3O प्लस में कन्वर्ट हो गया। पर जब ये रिवर्स आएगा तो ये क्या करेगा? जो उसने प्रोटॉन लिया था H2SO4 से, ये वो प्रोटॉन उसे वापस कर देगा, 1 प्रोटॉन उसे वापस कर देगा। और ये H2SO4 में उसी वजह से गया है क्योंकि इसने प्रोटॉन रिटर्न किया है। अब ये प्रोटॉन दे रहा है, मतलब ऑब्वियसली ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ये अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड आपको समझ आया तो आपको आगे एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी। तो देखिए, जब इसने प्रोटॉन दिया था तब इसने एक्सेप्ट किया था, इसीलिए ये एसिड और ये बेस की तरह एक्ट कर रहा था। पर जब रिएक्शन आगे गई, आगे जाने के बाद H3O प्लस बन गया H2O से, और H2SO4 HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो गया। पर रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये HSO4 अपना एक प्रोटॉन वापस ले रहा है H3O प्लस से, और फिर H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा।
और ये H3O प्लस अपना एक जो एक्स्ट्रा का प्रोटॉन उसने लिया था वो फिर से HSO4 देकर वो एसिड की तरह एक्ट करेगा और वो फिर से H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसीलिए हम इसे कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस कहते हैं। शायद आपको समझ आएगा होगा। तो याद रखिए हर एक एसिड के लिए एक कॉन्जुगेटेड एसिड होता है, मतलब अगर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस भी प्रेजेंट है, और अगर बेस है तो उसका कॉन्जुगेटेड एसिड ज़रूर होना चाहिए। तो एवरी बेस और एवरी एसिड हैज़ अ कॉन्जुगेटेड बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड, और इस तरह होते हैं क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में वो एसिड की तरह एक्ट करते हैं और एसिड बेस की तरह एक्ट करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ देखिए दैट इज़ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। दैट इज़ एवरी एसिड हैज़ अ कॉन्जुगेटेड बेस एसोसिएटेड विथ इट, मतलब हर एसिड के साथ एक कॉन्जुगेटेड बेस आने वाला है और एक बेस के साथ एक कॉन्जुगेटेड एसिड ज़रूर आता है। एवरी बेस हैज़ अ कॉन्जुगेटेड एसिड एसोसिएट विथ इट। तो आपको समझ आया होगा कि कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है और कॉन्जुगेटेड बेस क्या है। तो हमारा आगे का पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। हम सब जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पीके वैल्यू से डिनोट की जाती है, या फिर जो बीएससी के स्टूडेंट हैं उन्हें पीके वैल्यूज दी जाती है और स्ट्रेंथ को डिफाइन किया करने को कहा जाता है। तो इसीलिए हमने पीके वैल्यूज भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ क्या है ना, ये पीके में से जो के ए है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, मतलब के को हम क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। वो किस तरह आता है, फाइंड आउट किया जाता है, वो भी हम देखेंगे। मैंने यहाँ पूरा इक्वेशन नहीं लिया है, मैंने शॉर्ट में लिया है ताकि हमारा टाइम बच जाए और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए। तो यहाँ हमारे पास एक रिएक्शन है Ha प्लस H2O, और उसमें हम रिवर्स में लिए हैं H3O प्लस A माइनस। तो देखिए Ha एसिड है, H2O बेस है, और इस Ha का A माइनस ये क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है, और H2O का H3O प्लस ये क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड है। मतलब ये क्या हो गया हमारा एसिड 1, ये बेस 2, ये बेस 1, और ये एसिड 2। मतलब याद रखिए ये एसिड है, उसका कॉन्जुगेटेड बेस ये है, ये बेस है, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड ये है, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में क्या करेगा H3O प्लस एक H इसे दे देगा और ये फिर से H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, ये एक H लेकर ये फिर से HA में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस होते हैं। तो हम जानते हैं जब हम कांस्टेंट मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं तो हम पहले प्रोडक्ट को लिखते हैं, तो इसीलिए हमने ऊपर प्रोडक्ट लिखे है और नीचे रिएक्टेंट आते हैं। अब ये HA क्यों लिखा है सिर्फ, तो यहाँ सिर्फ HA नहीं होता, HA इंटू यहाँ H2O होता है, पर H2O लार्ज अमाउंट में लिया जाता है इसलिए निग्लिजिबल कर दिया जाता है और सिर्फ HA को ही लिया जाता है। तो यहाँ देखिए K इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीजेस, क्या होता है ना, Ka की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होती है। पर क्या होता है ना, K फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स हैव अ वेरी स्मॉल फिगर इन्वॉल्विंग नेगेटिव पावर ऑफ 10, पर जो के जो वैल्यूज़ आते हैं वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं, वो बहुत निगेटिव पावर 10 में चले जाते हैं। इसीलिए हम के को के के फॉर्म में ना लेते हुए हम पीके के फॉर्म में लेते हैं। और पीके के फॉर्म में क्यों लेते हैं, तो जो के की निगेटिव पावर है वो निगलेक्ट करने के लिए या फिर उसे कम करने के लिए उसे पीके के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो याद रखिए के को पीके के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि उसकी जो -10 है, मतलब उसकी जो बहुत कम वैल्यू है वो निगलेक्ट हो जाए और ज़्यादा दिखे। तो देखिए के फॉर ऑर्गेनिक एसिड हैव अ वेरी स्मॉल फिगर इन्वॉल्विंग नेगेटिव पावर ऑफ 10। या देखिए जो एसिटिक एसिड है उसके लिए के की वैल्यूज़ 10⁻⁵ में गई है, तो वो निगलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, या फिर उसे अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है कि के को हमने पीके में एक्सप्रेस किया है। अगर आपको पूछा जाए कि हम एसिड के जो वैल्यूज़ है वो पीके में क्यों एक्सप्रेस करते हैं, तो बता दीजिएगा कि निगेटिव पावर अवॉइड करने के लिए हम के को पीके में एक्सप्रेस करते हैं, और पीके का क्या होता है, -log के। अब -log के इससे आप समझ जाना चाहिए कि पीके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है
के ए को, मतलब अगर के की वैल्यू बढ़ रही है तो पी के की वैल्यू कम होगी, और अगर पी के की वैल्यू बढ़ रही है तो के की वैल्यू कम होगी। तो आपको आगे ही समझ आएगा। एज अ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीजेस के इंक्रीजेस बट पी के डिक्रीजेस। जैसे हमने कहा कि के बढ़ेगा तो पी के ज़रूर कम होगा, और अगर पी के बढ़ेगा तो के कम होगा। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड लोअर पी के, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो लोअर पी के देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर ही देखा था कि इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीजेस। अगर स्ट्रेंथ के बढ़ रहा है तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है इसका मतलब ऑब्वियसली जो पीके की वैल्यूज़ है वो कम आएगी, क्योंकि के ए बढ़ रहा है। तो वो याद रखिए अच्छे से। वीक एसिड हाइयर पीके, जो वीक एसिड होता है उनके पीके की वैल्यू हाइयर आती है, क्योंकि उनकी के की जो के की वैल्यू है वो कम आने वाली है, और इसीलिए उनकी पीके की वैल्यू ज़्यादा आने वाली है। तो यहाँ क्या होता है ना, स्टेबिलिटी, ये रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, और कंपाउंड अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसकी स्टेबिलिटी ऑफकोर्स कम होगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रॉब्लम्स को शुरुआत करने से पहले हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो हमारे एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से फैक्टर हमारे एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेंगे। तो पहला है एरोमेटिसिटी। अगर हमारा कंपाउंड या हम जो स्पेसीज ले रहे हैं वो एरोमेटिक हो तो ऑब्वियसली हमारे एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पर वो अगर एंटी एरोमेटिक हो तो हमारे एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी। याद रखिए, एरोमेटिक हो तो बढ़ेगी, अगर एंटी एरोमेटिक हो तो डिक्रीज हो जाएगी। उसके साथ साथ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। तो हमने जैसे कि अब कॉन्जुगेटेड एसिड बेस देखा ही है, तो याद रखिए अगर कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हमारी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, पर अगर कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी कम हो रही है तो ऑब्वियसली हमारे एसिड की स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। अब कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करते हैं एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट। अब वो कैसे, अगर हमारा कॉन्जुगेटेड बेस एरोमेटिक होगा तो ऑब्वियसली एसिड में आएगा, उसके बाद उस पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो माइनस आर इफेक्ट दिखा रहा होगा, तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्जुगेटेड बेस माइनस आर इफेक्ट से स्टेबल भी होगा और उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। इंडक्टिव इफेक्ट, अगर माइनस आई लग रहा होगा तो भी हमारे कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। उसके साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो भी हमारे कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। तो याद रखिए एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, ये सब हमारे कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का या फिर कम करने का काम करते हैं। तो याद रखिए कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब आगे देखिए रेजोनेंस इफेक्ट। हमारे पास 2 प्रकार के रेजोनेंस होते हैं, या फिर हमारे पास 2 टाइप के रेजोनेंस है, -R और +R। अगर हमारा कंपाउंड या फिर हमारा सब्स्टिट्यूएंट -R इफेक्ट दे रहा हो तो हमारे वो जो हमारी स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेटेड बेस की वो इंक्रीज करेगा, मतलब हमारे एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। याद रखिए रेजोनेंस इफेक्ट -R हो तो हमारे एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अगर रेजोनेंस इफेक्ट +R हो तो हमारे जो कॉन्जुगेटेड बेस है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी और हमारे एसिड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। अब आगे देखिए इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो सब्स्टिट्यूएंट -I इंडक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं वो ऑब्वियसली हमारे एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, मतलब हम हमारे जो कॉन्जुगेटेड बेस है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। पर अगर वो +I इफेक्ट दे रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो हमारे एसिड के स्ट्रेंथ को भी कम कर रहे हैं। उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली हमारे एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो हमारे एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमारे एसिड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। हमारा पहला एग्जाम्पल है फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब यहाँ देखिए ये है एसिटिक एसिड और ये है फॉर्मिक एसिड। अब ये बताना है हमें
कि इसमें किसकी एसिडिटी ज़्यादा है, मतलब किसकी एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब याद रखिए हमने देखा था पीके, अगर आपको पीके वैल्यूज़ दी जा रही हो, अगर हमें यहाँ पीके वैल्यूज़ दी गई होती तो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती उसकी पीके वैल्यूज़ ऑब्वियसली कम होती, और जिसकी एसिडिटी कम होती है उसकी पीके वैल्यूज़ ज़्यादा होती। तो पीके वैल्यूज़ को लेकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पीके वैल्यूज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए एसिडिक एसिड में जो CH3 ग्रुप है, ये जो CH3 है वो क्या कर रहा है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, और ये जो H है वो कुछ नहीं दे रहा, ना प्लस आई ना माइनस आई, तो यहाँ कौन सा कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है। पर यहाँ CH3 के प्लस आई इफेक्ट की वजह से हमारे जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किसकी वजह से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से हमारे एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, और इसी की वजह से ये क्या है, लेस एसिडिक है। तो ये क्या है, CH3COH ज़्यादा एसिडिक है, ये क्या है, लेस एसिडिक है। ये लेस एसिडिक है, इससे मतलब फॉर्मिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। अब आगे देखते हैं। अब याद रखिए हमारे पास जितने भी अल्किल ग्रुप्स है वो प्लस आई इफेक्ट देते हैं, वो माइनस आई इफेक्ट नहीं देते हैं। पर यहाँ क्या होता है ना कि प्लस आई की अगर प्लस आई इफेक्ट भर रहा हो तो क्या होगा, हमारा जो एसिड का स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ एक CH3 है और एक CH3 कितना प्लस आई इफेक्ट देगा, थोड़ा सा क्या दे रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट, पर कितने अमाउंट में दे रहा है, बहुत कम अमाउंट में दे रहा है। पर यहाँ क्या किया है, 3 CH3 ग्रुप लगे हैं और वो CH3 ग्रुप क्या दे रहे हैं, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ 3 ग्रुप्स प्लस आई देंगे तो ऑब्वियसली 3 ग्रुप्स के प्लस आई इफेक्ट की वजह से हमारी एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। याद रखिए प्लस आई की वजह से हमारे एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। एक प्लस आई कम कर रहा है पर उससे भी ज़्यादा कम तो 3 प्लस आई कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ क्या होगा, यहाँ ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और ये लेस स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। याद रखिए यहाँ क्या हो रहा है, अल्किल ग्रुप क्या करते हैं, अल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट देते हैं, और एक प्लस आई इफेक्ट से ज़्यादा 3 प्लस आई इफेक्ट होते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लेस स्ट्रॉन्ग है। अब आगे का एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 CH Cl C डबल बॉन्ड OH, उसी तरह CH3 CH Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH। हम सब जानते हैं हैलोजन माइनस आई इफेक्ट देते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट नहीं देते क्योंकि वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हैलोजन की ज़्यादा होती है, इसलिए वो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पुल करते हैं। पर एक बात याद रखिए, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के थ्रू कम होता जाता है। मतलब अगर यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड OH ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप के पास ही हमारा ये Cl ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई कर रहा है। और कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करना है, माइनस आई। इसी के साथ साथ ये भी कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई कर रहा है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई कर रहा है। पर याद रखिए इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस, इफेक्ट डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली याद रखिए हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ डिस्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके फंक्शनल ग्रुप के पास ही Cl प्रेजेंट है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, और आपके फंक्शनल ग्रुप से इंडक्टिव Cl थोड़ा दूर प्रेजेंट है या फिर सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा दूर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली उसका इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ कम लग रहा होगा। दोनों माइनस आई इफेक्ट दे रहे हैं पर माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने पर कम होता जाता है, इसीलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और ये लेस स्ट्रॉन्गर है। याद रखिए ये बात, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस इंक्रीज होने पर कम होता जाता है। वह यहाँ वो इलेक्ट्रोनिगेटिव इफेक्ट भी दिखा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखा रहे हैं, पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस पहले से दूसरे में ज़्यादा है, इसीलिए पहला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब ये देखिए यहाँ क्या है, OH मतलब हमारा फेनॉल ग्रुप है, यहाँ साइक्लोहेक्सेनॉल है। अब हमने पहला पॉइंट लिया था एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, अगर हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा है, और अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। तो इसीलिए वो फैक्टर यहाँ अप्लाई करते हुए हम फेनॉल को क्या कहेंगे कि फेनॉल हमारा ज़्यादा
स्टेबल है और ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू साइक्लोहेक्सेनॉल, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक भी है। और अगर हम इनका आयन बनाए, मतलब हम इस H को रिमूव करें, तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ भी माइनस चार्ज आएगा, पर ये माइनस चार्ज रेजोनेंस नहीं कर सकता, यहाँ रेजोनेंस अब्सेंट है। पर यहाँ रेजोनेंस प्रेजेंट है क्योंकि ये एरोमेटिक सिस्टम है और इसीलिए फेनॉल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब आगे देखिए CH3 OCH3। अब आप कहेंगे कि इसमें तो OCH3 का ही ज़्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन है, माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, उसके साथ साथ ही उसका प्लस आर इफेक्ट भी आ रहा है। अब यहाँ देखिए ये तो दे रहा है प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट, ये भी क्या दे रहा है माइनस आई, पर ये क्या दे रहा है प्लस आर इफेक्ट देता है। याद रखिए OCH3 ग्रुप प्लस आर इफेक्ट देता है, उसके साथ साथ वो पैरा पोजीशन पर है। और हम सब जानते हैं जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाते हैं। मतलब वहाँ जो प्लस आर इफेक्ट अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, हमें प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा, मतलब वहाँ प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट करेगा माइनस आई इफेक्ट को। इसीलिए यहाँ भी हमारा जो OH मतलब फेनॉल के साथ जो CH3 लगा हुआ है, मतलब हमारा जो क्रिसॉल ग्रुप है वो ज़्यादा स्टेबल है इससे। तो ये याद रखिए कि जब पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होता है तो वहाँ माइनस आर इफेक्ट प्रेजेंट होते हुए भी वहाँ प्लस आर इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है और इसी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अब देखिए हमारे सेकंड एग्जाम्पल। तो यहाँ हमने क्या किया है, ये NO2 ग्रुप लिया है, पर एक NO2 पैरा पोजीशन पर है और एक NO2 ऑर्थो पोजीशन पर है। पर अब आप यहाँ क्या होता है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इनके वैल्यूज़ निकालते वक्त, क्योंकि NO2 क्या देता है माइनस आई और माइनस आर, ये भी क्या दे रहा है माइनस आई और माइनस आर, वो है पैरा पोजीशन पे, पर वो दे रहा है माइनस आई और माइनस आर। याद रखिए हमारा जो NO2 ग्रुप है वो हमेशा माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट ही दिखाता है। पर यहाँ क्या होता है ना कि इनमें से जो हमारा ये मेटा ऑर्थो पोजीशन वाला है और यहाँ जो पैरा पोजीशन वाला है, इन दोनों के जो वैल्यूज़ है उनमें ज़्यादा चेंज नहीं आते, मतलब उनके के वैल्यूज़ थोड़ी मतलब स्लाइटली चेंज होती है, पर उनका जो अगर हम स्ट्रॉन्ग या वीक में डिफाइन करनी चाहे तो हमारा जो पैरा पोजीशन वाला है वो ज़्यादा एसिटिक होता है, मतलब जो NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा है इस फेनॉल रिंग में वो ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू मेटा पोजीशन। अब कहना चाहूँगी कि ऑर्थो पोजीशन वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए पैरा पोजीशन वाले से, क्योंकि यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप के पास भी है माइनस आई इफेक्ट, तो ये भी दे रहा है माइनस आर इफेक्ट, तो ये भी दे रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है ना, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब क्या होता है कि ये वो ऑक्सीजन जो है NO2 के जो ऑक्सीजन है वो OH के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं और बॉन्डिंग फॉर्म करने की वजह से इनका जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने में या फिर इस हाइड्रोजन को डोनेट करने में इससे दिक्कत आती है, इसे प्रॉब्लम आते हैं। पर जो पैरा पोजीशन में है वहाँ डिस्टेंस भी ज़्यादा है और इसी वजह से ये इजीली अपने पास का जो प्रोटॉन है वो डोनेट कर देता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये लेस स्ट्रॉन्ग है। और इसके साथ साथ अगर हम मेटा पोजीशन वाले NO2 की भी बात कर ले तो याद रखिए जो मेटा पोजीशन वाला NO2 होता है वो लीस्ट स्ट्रॉन्गर होता है इन तीनों में, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड आता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो NO2 ग्रुप है मेटा पोजीशन पे अगर उसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कंप्लीट रेजोनेंस नहीं दिखाता, और वो कंप्लीट रेजोनेंस नहीं दिखाता इसीलिए वो लीस्ट स्टेबल है इन तीनों में। अगर ये पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दिखा पा रहा है इसका मतलब इसमें स्टेबिलिटी की कमी है, और स्टेबिलिटी की कमी है तो ऑब्वियसली वो लेस स्टेबल होगा, तो लेस स्टेबल होगा इसीलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम ही आएगी। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है NO2 ग्रुप है, COH ग्रुप है, पर COH ये फंक्शनल ग्रुप इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता है हमें कंफ्यूज करने के लिए वो फंक्शनल ग्रुप के चेंज तो कर सकते हैं, कई बार वो नीचे दे सकते हैं, कई बार ऊपर दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे अगर हम देखें तो ये ऊपर दिया गया या नीचे दिया गया सेम ही होगा। और इसमें ये ऊपर दिया गया इस पोजीशन पे दिया, क्या पोजीशन कौन सी आने वाली है, इसमें प्यारा और इसमें
मेटा पोजीशन। अब हमने जैसे कि देखा हमारे NO2 के सेक्शन में कि जब हमने NO2 का प्रॉब्लम देखा नाइट्रोफेनॉल्स का, तो हमने वहाँ देखा कि पोजीशन की वजह से अगर मेटा पोजीशन पे NO2 प्रेजेंट है तो वहाँ स्टेबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि उसके 5 रेजोनेंस उसका रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हो रहा इस वजह से। पर यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ वो जो प्रॉब्लम है वो यहाँ नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि यहाँ जो NO2 है वो हाइड्रोजन से बहुत दूर है, तो इसका सवाल ही नहीं है कि वहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने या फिर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग आए। तो यहाँ अब कौन सा इफेक्ट क्या कह सकते हैं हम, कौन सा इफेक्ट अप्लाई हो रहा है या फिर कौन सा इफेक्ट दिख रहा है, तो हमें वो देखना है। तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस आई इफेक्ट है, इसमें भी माइनस आई इफेक्ट है, इसमें भी माइनस आई इफेक्ट है। पर यहाँ जो NO2 प्रेजेंट है वो पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है, वो दूर है। मतलब क्या है कि उसमें जो डिस्टेंस है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है तो कितनी 1 2 पोजीशन लग रही है, पर आपको यहाँ से यहाँ आना है तो कितनी पोजीशन है? सिर्फ एक ही पोजीशन है। मतलब यहाँ माइनस आई इफेक्ट हमें यूज़ करना है। हमारा कंपाउंड तो एरोमेटिक है, कॉन्जुगेटेड बेस ऑब्वियसली स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो हम वह एरोमेटिक होने की वजह से रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी मिलेगी। मतलब यहाँ माइनस आई माइनस आर दोनों इफेक्ट लग रहे हैं। पर यहाँ एक प्रॉब्लम आता है डिस्टेंस के साथ साथ ही। वो क्या था? NO2 ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है? मेटा पोजीशन पर है, और इसी वजह से ये रेजोनेंस से स्टेबल नहीं होता है। इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी कम होती है, और इसी वजह से फिर से जो हमारा पैरा पोजीशन पर का जो NO2 ग्रुप है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है, और उसी वजह से हमारा ये जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल है इस कंपाउंड से। तो हम अपना लास्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए हेलोजन हमारे प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं और माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। प्लस आर इफेक्ट क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं रेजोनेंस में, वो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ पुल नहीं करते हैं। पर यहाँ क्या होता है ना, यहाँ माइनस आई इफेक्ट होता है, यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट है, पर यहाँ प्लस आर है और यहाँ भी प्लस आर है। पर यहाँ एक बात याद रखिए, जब पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है तो वहाँ प्लस आर क्या होता है? डोमिनेटिंग होता है। आप कहेंगे कि इसमें डिस्टेंस कम है तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। ये ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसका जो प्लस आर इफेक्ट है वो इसे क्या कर रहा है? प्लस माइनस आई को डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट कर रहा है मतलब क्या हो रहा है? माइनस आई इफेक्ट कम हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट की वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये लेस एसिडिक होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। क्योंकि हमें पता है अगर प्लस आर इफेक्ट है तो हमारी एसिडिटी कम होगी, मतलब हमारे एसिड की स्ट्रेंथ कम होगी, हमारी स्टेबिलिटी कम होगी। पर यहाँ क्या है? यहाँ माइनस आई इफेक्ट है और यहाँ प्लस आर इफेक्ट है, पर वो डोमिनेटिंग नहीं है, वो माइनस आई को कम नहीं कर रहा, वो माइनस आई को स्टेबल करने दे रहा है, और वो माइनस आई को एक्टिव कर रहा है या फिर उसे ऑपरेट होने दे रहा है। इसी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से हमारी एसिडिटी भी बढ़ रही है। तो एक बात याद रखिए, अगर प्लस आर इफेक्ट है तो हमारी स्टेबिलिटी कम होती है, मतलब हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, और इसीलिए माइनस आई इफेक्ट हो तो हमारी एसिडिटी बढ़ रही है, और इसीलिए ये स्ट्रांग है और ये लीस्ट स्ट्रांग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरीज है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको ये अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।